अगर आप इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशियन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैं। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइएगा। ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार 3 तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में 4 कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं। अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते ही जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलम में ऐड कर दीजिए, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशियन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3 4 5 क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपकी टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर। ऑलराइट, पहला टॉपिक है हमारा बियर बाइल, जो सीवियर और क्रिटिकल केसेस थे कोविड-19 के। अभी देखो हम लोग अप्रैल की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से समझते जाना, ये मैं सोचना कि आज की बात कर रहे हैं, अप्रैल की न्यूज़ थी तो उस समय पर जो सीवियर और क्रिटिकल केसेस थे कोविड-19 के उनको ट्रीट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि टार ए क्विंग का इंजेक्शन यूज़ किया जाए। अब टार ए क्विंग का जो इंजेक्शन है इसमें बियर बाइल होता है। बाइल जूस आप लोगों को मालूम होगा हमारे लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो वही चीज़ जो बेयर जो भालू होता है ना उसके लीवर से सिक्रेट किया हुआ जूस था उसको यूज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मेडिसिन में 1300 ईयर्स से एटलीस्ट इतने पुराने सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, सीक्रेट लीवर के द्वारा किया जाता है। बाइल जो होता है बेयर्स का, इसमें उर्सो डी ऑक्सीक्लोइक एसिड होता है जिसको उर्सोडियोल भी बोलते हैं। इसके कारण जो गॉल स्टोन्स होते हैं ना, गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स जाते हैं, बेसिकली जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है ना उसके हार्ड एंड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने में, उनको डिज़ोल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट को कॉमनली हम लोग एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, और स्विमिंग पूल्स को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्लोरीन रिलीज़ होती है जो अपने आप में एक डिसइंफेक्टेंट ही होती है, लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटीज़ में क्लोरीन को यूज़ करोगे तो वो बहुत ही हार्मफुल होती है। अगर उसका लोअर रेट पे उसको करते हैं 0.25 से 0.5% तक, तो इसको स्किन के जो वुंड्स होते हैं यानी कि घाव जो होते हैं, कट्स लग जाते हैं, उन सबको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो और वीकर वर्जन सॉल्यूशन होता है 0.05% का, उसको हैंड वॉश में यूज़ किया जाता है कभी कभी। ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग, ठीक है ना। और ये लार्जली हैंड सरफेस, जो हार्ड सरफेसेस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बींग्स के लिए इसका यूज़ रिकमेंडेड तो नहीं होता है। एक 1% का जो सॉल्यूशन होता है ये स्किन को डैमेज कर सकता है,
ठीक है। और अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो लंग्स को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूपी के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो अपने होम स्टेट्स को ट्रैवल कर रहे थे, वो उनके ऊपर एक लार्ज स्केल के अंदर ये जो डिसइंफेक्टेंट था जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड था, इसको उनके ऊपर स्प्रे किया गया था उनको सैनिटाइज करने के लिए। तो ये न्यूज़ काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में बनी रही थी कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर इस डिसइंफेक्टेंट्स का डायरेक्ट स्प्रे किया गया था। पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स, यूएस ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स इराक के लिए। तो पैट्रियट MIM-104 एक लॉन्ग रेंज की ऑल अल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एडवांस एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए है डिफेंस सिस्टम है। इस मिसाइल में उन्होंने ट्रैक वायर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को इक्विप किया हुआ है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है और जो मैक्सिमम हाइट है वो ग्रेटर देन 24 किलोमीटर तक की है। मिनिमम फ्लाइट टाइम जो है वो लेस देन 9 सेकेंड्स है और मैक्सिमम है 3.5 मिनट्स का। फोर्थ में है ऑपरेशन संजीवनी। देखो ये ऑपरेशंस चलाए गए थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस, वंदे भारत, संजीवनी वगैरह, ये सब आपको याद होने चाहिए। मतलब अभी नहीं, आने वाले 2-3 साल तक आपको याद होने चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस, 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और ये CAA वाले टॉपिक्स, ये आने वाले 2-3 साल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो इंडियन एयरफोर्स का जो C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखना हमारे पास कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें से C-130 भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसने रिसेंटली 6.2 टन के, मतलब इतने वेट के एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल में कंज्यूम होने वाले जो आइटम्स होते हैं वो मालदीव्स को डिलीवर किए थे अंडर ऑपरेशन संजीवनी। अमंग अदर थिंग्स ये जो मेडिसिन थी जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन थी, एंटीवायरल ड्रग्स थे जैसे कि लोपिनाविर और रिटोनाविर। अब ये मेडिसिन के नाम आप लोगों को बहुत सारे सुनाई दिए होंगे, इनकी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन को कहाँ यूज़ किया जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए। अगर वैक्सीन आपकी नहीं आती है, आपके एग्ज़ाम तक वैक्सीन आ जाएगी तो मे बी आपको उस वैक्सीन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पर वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, इंडिया के अंदर क्या प्रोसेस होता है वैक्सीन डेवलप करने का, ट्रायल के क्या प्रोसेस होते हैं, ये आपको मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC क्या होता है? NCC न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने अपना ऑफ़र किया था कि ये लोग कंट्री को कोविड-19 से फाइट करने में हेल्प करना चाहते हैं अंडर एक्सरसाइज NCC योगदान। NCC को एक, ये अपने आप में एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती है कि NCC कैडेट कॉर्प्स का जो एक्ट 31 है 1948 का, उसके अंदर इनको स्टार्ट किया गया था। ये एक यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है। ट्राई सर्विसेज है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होते हैं कि यूथ को ग्रूम किया जाता है ताकि उनको डिसिप्लिन और पेट्रियोटिक सिटीजन्स बना दिया जाए। NCC में एक्सपोजर मिलता है कैंडिडेट्स को वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ का, बहुत ही डिस्टिंक्ट एम्फोसिस फोकस दिया जाता है उनकी सोशल सर्विस, डिसिप्लिन और एडवेंचर ट्रेनिंग को लेकर। NCC सभी रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस के, उनके लिए वॉलंटरी बेसिस के ऊपर ओपन होता है। प्लस में उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती एक्टिव मिलिट्री सर्विस को लेकर। आरोग्य सेतु ऐप है, अभी आपको पता है ये ऐप किस पर्पज़ के लिए आई थी, लेकिन मैं आपको जो यहाँ बताना चाहूँगा, फोकस कीजिएगा कीवर्ड्स के ऊपर। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो ऑप्शन में आएंगे, आपको कीवर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे। पहली बात, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है ये, ठीक है ना, ताकि रेजोल्यूट करे फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब ऐप ने ज्वाइन किया था डिजिटल इंडिया को, हेल्थ और वेलबींग ऑफ एवरी सिटीजन्स के लिए। अब ये कीवर्ड्स होंगे, ये आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों को एक्सेस मिलता है कि किस तरीके से वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर जो कटिंग एज की ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, एल्गोरिदम का यूज़ किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। तो मे भी आपसे पूछ लिया जाए किसी ऑप्शन में कि आरोग्य सेतु के अंदर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, तो हाँ होता है। इसलिए ऐसे टॉपिक्स जो आपको पता भी हो उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेना चाहिए। कुछ जो बिल्कुल ही काम के नहीं होते हैं वो मैं वैसे आपके इग्नोर करवा देता हूँ। तो इंडिया के लॉकडाउन के कारण कुछ लॉज थे, बहुत ही रेलेवेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये एनफोर्स किए गए थे, तो वो हमको मालूम होने चाहिए। तो जो एपिडेमिक का जो डिजीज़ एक्ट है उसका सेक्शन 188 IPC है, इसमें प्रोविज़न मिलता है कि पनिशमेंट देने का। यानी कि सेक्शन 188 IPC का, इंडियन पीनल कोड का क्या है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसोबे करते हो, ठीक है ना, तो आपको 1 से लेकर 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। तो ये पनिशमेंट किसके अंडर आती है कि अगर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लगा हुआ है तो। सेक्शन 51 है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद हम लोगों ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया था, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये पहली बार यूज़ किया गया था बनने के बाद, क्योंकि इससे ये 2004 में सुनामी आई थी ना, उसके बाद हम लोगों ने इस एक्ट को बनाया था,
ठीक है। इसमें पनिशमेंट मिलती है 2 तरह के ऑफेंसेस की, यानी कि 2 तरह के अगर आपने क्राइम वो किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी की, कोई ऑफेंस किया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और पर्सन ऑथराइज बाय डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द अथॉरिटीज़, यानी कि आप किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर कोई फंक्शन, कोई काम करने को दिया हुआ हो, अगर आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 51। या फिर आपको कोई डायरेक्शन दी गई अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो टू एडहियर टू कंप्लाई, ठीक है ना, उन अथॉरिटीज़ को कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो पनिशमेंट हो सकती है अगर आपको दोषी मत ठहराया। कॉन्विक्शन का मतलब अगर आपको दोषी ठहरा दिया जाता है तो आपको 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और 2 साल तक की भी हो सकती है कि ठीक है ना। अगर आपका जो रिफ्यूज़ल है उसके कारण किसी की जान चली गई है, फिर जान जाने का खतरा हो तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 505 आईपीसी, इसमें इम्प्रिजमेंट होती है 3 साल की, और या फिर फाइन लगता है, या फिर दोनों चीज़ें होती हैंगी। वो पब्लिश और सर्कुलेट करते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण लोगों के अंदर डर फैलाने की बात की जाती है। तो सेक्शन 54 जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, देखो यहाँ तो हम सेक्शन 505 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 54 क्या करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, इम्प्रिजनमेंट देगा और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर तक उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके के डिज़ास्टर के टाइम पर, कोई ऐसा कोई बड़े मैग्नीट्यूड का डिज़ास्टर होता है, कोई भी फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, र्यूमर फैला रहे होते हैं, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 52 है, whoever makes a false claim by obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits from any official authority can be sentenced, यानी कि आपने कोई ऐसी गलत फेक न्यूज़ फैला दी कि ये सरकारी चीज़ है, सरकारी, जैसे कुछ लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के नाम से ना फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि ये वाली मेडिसिन है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिएगी। तो आप ऐसी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ का यूज़ करके क्या कोई फेक र्यूमर फैलाते हो तो सेक्शन 52 डीएम एक्ट के अंदर आपको पनिशमेंट मिल सकती है, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की। अब ये आपको याद होना चाहिए, कोरोना वायरस के लिए करुणा वैसे हिंदी में देखो दया का एक पर्यायवाची होता है। तो जो IAS IPS ऑफिसर के एसोसिएशन थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। करुणा की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन एंड रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स विद ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स थे, इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, इसमें NGO के प्रोफेशनल्स भी थे, IT प्रोफेशनल्स भी, इन सब ने कहा कि अपने टाइम और एबिलिटी के मुताबिक वो एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कोरोना जैसे पेंडेमिक से फाइट करने में अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। दिल्ली ने 5T का एक थीम लेके आए थे फाइट करने के लिए, ठीक है। अब इसका 5T आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि दिल्ली ने एक शील्ड करके भी स्टार्ट किया था, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 5T आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, जैसे कि ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग। ये मेंस में काम आएगा आपका, और क्या पता प्रीलिम्स के अंदर 5T लिखते हैं, उसमें 5 ऑप्शन के नाम लिखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी। देखो वो स्कीम जो गवर्नमेंट की सक्सेसफुल हो जाती है ना, उस पर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो 5T सक्सेसफुल रही थी, ऑल्दो ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई चीज़ चलाई, वो सक्सेसफुल हुई हो तो उसमें बहुत हाई प्रायोरिटी होती है कि उसके ऊपर सवाल बनेंगे। फिर एक समाधान चैलेंज चलाया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, मेगा ऑनलाइन चैलेंज था समाधान, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किस तरीके से वो इनोवेट करेंगे ऐसे एपिडेमिक और कैलेमिटीज़ के दौरान, वो जैसे मेजर्स वो अगर इनोवेट कर सकते हो ताकि इस पेंडेमिक से फाइट करने को मिले। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। इस दिन WHO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 के अंदर। इस बार की थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो WHO ने 2020 को एज ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ चूज़ किया था। ये मैंने आप लोगों को मेंस की जो कंपाइलेशन करवाई है ना विजन की, उसमें भी पूरा का पूरा करवाया हुआ है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR, जिसकी शुरुआत 1950 में हुई थी मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ICCR एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। ICCR को असाइन की गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है और जो इंडियन मिशंस हैं जो अब्रॉड हैं, इंडिया में नहीं अब्रॉड हैं, उनका सेलिब्रेशन अरेंज करना। अभी देखो इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, या इंटरनेशनल योगा डे है या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। 2015 से ICCR के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका काम होता है फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़, किस तरीके से इंडिया के एक्सटर्नल कल्चर रिलेशन पे काम होगा, ध्यान देना एक्सटर्नल, ठीक है। तो ICCR के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड, वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड और गिजेल बॉन अवार्ड। अभी इनकी 70th फाउंडेशन सेलिब्रिटी वो क्या कहते हैं 70th एनिवर्सरी थी 9 अप्रैल को।
ये दोनों के दोनों एक ही न्यूज़ का पार्ट है, ये अलग अलग में क्यों दिए आई हैव नो आइडिया। गमसा, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री जी ने जब पैंडमिक को लेकर टॉक्स दी थी अपने कुछ, और लाइव आए थे टीवी पे, तब भी उन्होंने ये पहना था, यूज़ भी किया था। तो ये अब सिंस एक ये कल्चर को बिलोंग करता है, इसको नेशनली इंटरनेशनली यूज़ किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोविड-19 पैंडमिक हैज़ मेड ए यूबिक्विशियस गमसा। तो यूबिक्विशियस मतलब है कि समथिंग विच इज़ वेरी प्रेजेंट एवन फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। एक डेकोरेटिव कॉटन टावल है जो कि मेमेंटो से मास्क की तरफ इवॉल्व होके आया है। इसको एज ए मेमेंटो यूज़ करते हैं असम के कल्चर के अंदर, लेकिन अब इसको मास्क की तरह भी यूज़ किया जा रहा था। तो एक आइटम है, आर्टिकल मतलब आइटम है सिग्निफिकेंस का पीपल ऑफ असम के लिए। जनरली एक वाइट रेक्टेंगुलर पीस होता है कपड़े का, जो प्राइमरी जिसके रेड बॉर्डर होते हैं 3 साइड पर, और रेड विवन मोटिव्स होते हैं 4th साइड पे। मोटिव्स मतलब एक डिज़ाइन, डेकोरेटिव डिज़ाइन होता है। तो असम के अंदर बेसिकली 2 टाइप के गमछा यूज़ किए जाते हैं, यूका और फूलम। यूका को तो आप जनरली आफ्टर बाथ एज ए टावल यूज़ करते हो, ठीक है, पसीना पोंछने के लिए, शरीर को पोंछने के लिए। फूलम को डेकोरेटेड होता है, ज़्यादा फ्लोरल मोटिव्स होते हैं, इसको एज ए मोमेंटो ऑफर किया जाता है किसी फेस्टिवल पे, जैसे बिहू वगैरह हो गया। तो जो गमछा है ये एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट भी था, तो जो एंटी फॉरेनर्स असम एजिटेशन हुआ था 1979 से 1985 तक। फिर 1985 के अंदर वो असम अकॉर्ड वगैरह बना था ना, जहाँ पर ये सब एनआरसी का मुद्दा था, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एनआरसी के अंदर। तो उस समय भी एक ही सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट रहा था। जो एक्सट्रीमिस्ट यूएलएफ है, उल्फा के यूएलएफए, जो उल्फा के जो मिलिटेंट्स वगैरह थे ना, उन्होंने इसको यूज़ किया था एज टावल विद रेवोल्यूशनरी मोटिव्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो उस एनआरसी का इसका कनेक्शन है, सीएए का कनेक्शन भी बनता है कहीं ना कहीं इससे, और अभी पैंडेमिक में भी इसका काफ़ी यूज़ हुआ था। ऑपरेशन शील्ड मैंने आप लोगों को बताया था, गवर्नमेंट का था कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ठीक है। शील्ड का मतलब वही सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन, ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर चेक्स। नेबरिंग राइट्स लॉ 16th है हमारे पास, नेबरिंग राइट्स लॉ। ये मेंशन है यूरोप के न्यू डिजिटल कॉपीराइट लॉ के अंदर। इनको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो न्यू पब्लिशर्स होते हैं ना, नए पब्लिशर्स होते हैं, उनका कोई भी वर्क वगैरह होता है, वो किसी वेबसाइट या सर्च इंजन या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगर उसको डिस्प्ले किया जा रहा होता है, तो उनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ पैसा मिलना चाहिए कि भाई उनका कंटेंट को डिस्प्ले किया जा रहा है, और उसके ऊपर कॉपीराइट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। न्यूज़ में इसलिए फ्रांस की जो कंपटीशन रेगुलेटरी है, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि गूगल को मीडिया ग्रुप्स को पे करना चाहिए कि जिस तरीके से गूगल उन मीडिया ग्रुप्स का कंटेंट दिखाता है, और ऑर्डर किया कि नेगोशिएशन स्टार्ट करो। तो आफ्टर रिफ्यूजिंग फॉर मंथ्स टू कंप्लाई विद यूरोप, जो नया डिजिटल कॉपीराइट लॉ है, इसके बाद उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन स्टार्ट करो। इस पर गूगल ने क्या कहा है? गूगल ने कहा है कि इफेक्टिवली हैज़ अ लॉक ऑन द इंटरेस्ट सर्चेज इन यूरोप, रिफ्यूज टू कंप्लाई। तो गूगल ने मना किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिकल, पिक्चर्स और वीडियोस होती हैं वो सिर्फ सर्च रिजल्ट्स में डिस्प्ले होती हैं। अगर मीडिया ग्रुप का जो कंसेंट होता है, ठीक है ना, टू लेट द टेक जाइंट यूज़ देम एट नो कॉस्ट, तो फिर हमें कंप्लाई करने की ज़रूरत ही क्यों है, गवर्नमेंट क्यों करनी है। और अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ हेडलाइन दिखा देंगे और एक बेयर लिंक दिखा देंगे कंटेंट की जो वहाँ पे अपीयर होगी। तो गूगल ने कहा कि ऑलमोस्ट सर्टेनली इसके कारण जो होगा ना, रिजल्ट में विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि अपने आप में एक पोटेंशियल एड रेवेन्यू होता है पब्लिशर का। तो गूगल ने कहा कि आप लोगों को दिक्कत है तो हम हटा देंगे, हम सिर्फ लिंक दे देंगे। अब लिंक पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप हटाओगे तो आपका नुकसान भी है। तो गूगल पैसे नहीं पे करना चाहता उनको। पैरालिम्स क्या होते हैं? इनको ओलंपिक गेम्स के पैरेलल ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं जिसमें एथलीट्स जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। अब इसमें 10 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी हो गया, किसी को हाथ पैरों में प्रॉब्लम होती हैगी, लेग की लेंथ का डिफरेंस हो गया, शॉर्ट स्टेचर हो गया, हाइपरटोनिया, टैक्सिया, एथेटोसिस, विजन इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इन लोगों के लिए भी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गेम्स होते हैं ओलंपिक्स के पैरेलल, उनको बोलते हैं पैरालंपिक्स। भारत पढ़े ऑनलाइन, देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये इनिशिएटिव्स लिए थे एजुकेशन को लेकर। मैं कहूँगा आप लोगों को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, बल्कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टेट ने क्या इनिशिएटिव लिए कोविड-19 को लेकर। ये एक पैंडमिक है, वर्ल्ड वाइड चीज़, तो इसके बारे में एक एक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च किया गया था ताकि कुछ ऐसे आइडियाज़ निकल के आए, आइडियाज़ इनवाइट किए थे कि हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो कुछ जो बेस्ट ब्रेन्स है कंट्री से, उनसे सजेशंस मांगे गए थे, सॉल्यूशंस मांगे गए थे ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सबको टैकल किया जाए।
वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है। इसे कमेमोरेट किया जाता है एज 265th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। ये होम्योपैथी के फाउंडर थे। 2020 की जो हमारी थीम थी वो थी एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। होम्योपैथी क्या होता है? इट इज़ अ वे टू हील द डॉक्ट्राइन ऑफ सिमिलिया सिमिलिम्बस कुरेंटोर, मतलब दैट लाइक्स आर क्योर्ड बाय द लाइक्स। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम है इंडिया के अंदर, और ये आता है हमारा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 के अंदर। इसे रिकॉग्नाइज किया हम लोगों ने एज वन ऑफ द नेशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इंडिया के अंदर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर। इसको हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के तहत। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इंडियन कंपनीज़ को, ताकि उनकी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है उसको कमर्शलाइज करने में उन्हें हेल्प मिल सके। प्लस में जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी होती है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, इम्पोर्ट किया जा सके। ओके सॉरी, क्या बोल गया मैं, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया जा सके। मैं थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे कर दिया था, माफ़ कीजिएगा। कैट, CAT। अब कैट कई सारी चीज़ें होती हैं तो, लेकिन हर एक चीज़ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि एक ट्रिब्यूनल है जो सेंट्रल के जो पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं जो 42nd अमेंडमेंट के बाद का सीक्वल में बन के आया था ये, जो कि इंडिया ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 323A। इस कैट का हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट किया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। फंक्शन क्या होते हैं कि जो भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट्स होती हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, सर्विस की कंडीशन को लेकर, और जो लोग पब्लिक सर्विसेज में होते हैं उन सब की, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी हो गया, उन सब की डिस्प्यूट्स वगैरह को एडजुडिकेट करना। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं जो कि नॉर्मली एक चीफ जस्टिस होते हैं, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और 65 अलग मेंबर्स होते हैं। 33 मेंबर्स होते हैं जुडिशियल से, इसमें चेयरमैन भी हों जुडिशियल से होना ज़रूरी है, और 33 जो होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। युक्ति पोर्टल क्या है? युक्ति की फुल फॉर्म होती है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो कितना अच्छे एक्रोनिम्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपनी एक लिस्ट बना लो, जो भी न्यूज़ में एक्रोनिम्स आते हैं इनको लिखते चलो, आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल देने में बहुत काम आते हैं ये, ठीक है ना। अब एक पोर्टल है जिसका काम है मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना जो भी इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स लिए गए हैं MHRDs के द्वारा कोविड-19 को लेकर। तो अब आप इस पोर्टल के ऊपर जाओगे तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, क्या क्या एफर्ट लिए गए थे MHRD के द्वारा। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल क्या होते हैं? ये जो हॉट बिग बैंग फेज़ है उसके टाइम पर इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि दे आर फाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ कोलैप्सिंग रेडिएशन। जो रेडिएशंस कोलैप्स हुई थी उनके कारण इनका फॉर्मेशन हुआ था, एज अपोज टू द कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स, ठीक है, विच इज़ इन द केस ऑफ अदर ब्लैक होल्स। यानी कि बाकी जो ब्लैक होल्स है वो तब बने थे जब मैसिव स्टार्स का कोलैप्शन हुआ था, लेकिन जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन हुआ था जब रेडिएशंस कोलैप्स हुई थी। तो PBH जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते हैं इनका साइज़ जो हो सकता है मैसिवली बहुत लार्ज हो सकता है, और एज लार्ज एज 3000 किलोमीटर्स तक का, या फिर एक्सट्रीमली टाइनी हो सकता है, जैसे कि एक आइटम का जो न्यूक्लियर होता है इतना टाइनी भी हो सकता है। तो ये रेंज है इनकी, ठीक है, ये आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए। 24th में आता है हमारे पास वायरोसोम्स क्या होते हैं। वायरोसोम्स एनवेलप्ड वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ये लिपिड बेस्ड कैरियर्स होते हैं जिसके अंदर फंक्शनल फ्यूजन होता है वायरल प्रोटीन्स का और नेचुरल मेंबर प्रोटीन्स का एक नेचुरल वायरस की। मतलब जो नेचुरल वायरस होता है ना उसके जो नेचुरल मेंबर प्रोटीन्स हो गए और जो फ्यूजन वायरल प्रोटीन हो गए, इन सब का एक फंक्शनल फ्यूजन होता है। जो लिपिड बेस्ड वायरस एनवेलप्स होते हैं इनको कंबाइन कर सकते हैं एडिशनल रेशनली डिज़ाइंड एंटीजेंस के साथ और एडजुवेंट्स के साथ हर एक स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए या फिर इम्यूनोथेरेपी के लिए। जो वायरोसोम की बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है उसको मेंटेन कर सकें। किस चीज़ की? एक लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की, लेकिन विद द सेफ्टी ऑफ अ किल्ड वायरस, यानी कि मरे हुए वायरस के, डेड वायरस के साथ में। जो वायरोसोम्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड
नहीं होता और बिना किसी जेनेटिक मटेरियल के होते हैं सोर्स वायरस के। ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते एंड ना ही ये कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ फैला सकते हैं। वॉर्मीवेट क्या होता है? एक इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन है, डीवॉर्मर, यानी कि एक दवाई है, कोई हर्ब वगैरह है, कोई जड़ी बूटी होती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए होती है? एक पैरासाइट होता है, ठीक है ना, उसके ट्रीटमेंट के, ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म मतलब एक कोई पैरासाइट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए होती हैं। तो इसको रिसेंटली NIF के द्वारा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा खरीदा गया था एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर द लाइफ स्टॉक ऑनर्स। लाइफ स्टॉक मतलब जो मवेशी होते हैं, जानवर वगैरह रखते हैं, उनके लिए। ये एक केमिकल मेथड है, वॉर्म जो एक पैरासाइट उनका बॉडी में फॉर्म हो जाता है उसके कारण, उससे बचाने के लिए उनको। तो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री 13 और 14 अप्रैल को, जैसे कि वैसाखी होता है, स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है हिंदूज़ का और सिख का। इस दिन फॉर्मेशन हुई थी खालसा पंथ के वॉरियर्स की अंडर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह भी अभी तो खैर इनके क्वेश्चंस इतने नहीं आए हैं मेंस में, क्योंकि मेंस में भी पर्सनालिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा देखा गया था कि UPSC ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे गुरु गोबिंद सिंह जी को लेकर। तो आपको आइडिया तो होना चाहिए, पता नहीं कल को फिर कुछ पूछ लिया जाए। तो जो पहला महीना होता है वैसाख का, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक उस दिन ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर का मतलब जो पंचांग वगैरह होते हैं ना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि देखो, जो हिंदू कैलेंडर होता है ना, वो हमारे जो बाकी जो रोमन, ग्रीक, इजिप्ट का जो कैलेंडर होता है उसकी तरह नहीं होता। जैसे उस कैलेंडर में क्या होता है कि 25 दिसंबर वो उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है, कि हमारे कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। हमारे कैलेंडर में हम लोग सन और मून की मूवमेंट्स वगैरह को देख करके उसके अकॉर्डिंग हमारे डेज सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे सारे जो डेज़ होते हैं वो एग्जैक्टली 365 डेज़ के बाद आते हैं, क्योंकि उसमें ये जो मूवमेंट होती है मून वगैरह की, सन वगैरह की, उसके बेस के ऊपर वो बनाई चीज़ आती है। लेकिन जो हमारा ये जो रोमन जो कैलेंडर होता है ना, इसमें जैसे क्रिसमस डे होता है, उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है। वो डेट का कोई रिपीटेशन नहीं होता है, हम लोग सन और मून की मूवमेंट के हिसाब से फेस्टिवल्स मनाते हैं। तो विशु एक मलयाली फेस्टिवल होता है, साउथ इंडिया जो स्टेट है केरला का, वहाँ पर मनाया जाता है। तुल्लू नाडु, तुल्लू एक वहाँ का डायलेक्ट है कर्नाटका का, ठीक है, वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। रोंगाली बिहू ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। नव बरस, नया वर्ष जो होता है, ये बंगाल के अंदर होता है, न्यू ईयर। पुथांडू तमिलनाडु का, ये सेलिब्रेट किया जाता है एज द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ। तो ये सारे फेस्टिवल्स के नाम हैं, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स के नाम बहुत पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। इंडो US साइंस एंड टेक फोरम एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है अभी पढ़ने का, तो इसलिए मैं इसको, अगर आप इग्नोर कर भी दो, लेकिन थोड़ा आइडिया ले लो कि ये टेक फोरम क्या होता है इंडिया और US का। अगर आप वो PSIR आपका ऑप्शनल है तो आपको आइडिया होना चाहिए इंडिया US के रिलेशनशिप को लेकर। तो 2000 में एस्टेब्लिश किया था, एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ताकि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रमोट, कैटलाइज एंड सीक बायलेटरल कोलैबोरेशन। किस फील्ड में? साइंस एंड टेक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बायोमेडिकल रिसर्च हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर। ऑटोनमस है, नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है इंडस्ट्री की, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स वगैरह की। तो करेंटली इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया एक पोर्टफोलियो 4 प्रोग्राम वर्टिकल्स का, ब्रॉड प्रोग्राम वर्टिकल्स का। वो है साइंटिफिक नेटवर्क, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विजिटेशन प्रोग्राम। तो ये 4 चीज़ों के रिगार्डिंग हुआ है अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट। गूगल ने एक जर्नलिज्म इमरजेंसी रिलीफ फंड क्रिएट किया है। तो वो प्लान किया है कि एक ऐसा इमरजेंसी फंड लॉन्च करेंगे, जो लोकल न्यूज़ के आउटलेट्स होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने ऑपरेशंस को स्पेशली पैंडेमिक के दौरान मेंटेन करने में, उनको इस फंड से कुछ हेल्प मिलेगी। तो कुछ ग्रांट्स देगा। ग्रांट का मतलब आप समझते हैं ना, एक बार जो पैसा दे दिया सो दे दिया, उसको वापस नहीं लेंगे। लोन में वो पैसा वापस लेना पड़ता है प्लस इंटरेस्ट। तो लेकिन ये ग्रांट रखेंगे। कुछ जो स्मॉलेस्ट ऑपरेशंस होंगे उसमें कुछ $1000 तक जाएंगे, जो बड़े होंगे उसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लार्जर न्यूज़ रूम्स के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट होगी लोकल न्यूज़ रूम्स के लिए जिनको इकोनॉमिक का लॉस हुआ है पैंडेमिक के दौरान। अब ये तब आता है जब मीडिया सेक्टर जो उसमें बहुत सारे कटबैक्स लग रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोबल कंज्यूमर का लॉकडाउन हो गया है, इकोनॉमी स्लम्प कर रही है एंड मैनी थिंग। थिरुसुरपूरम फेस्टिवल ये कैंसिल हो गया था, फर्स्ट टाइम कैंसिल हुआ है कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान। ये केरला में मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स बोला जाता है, ठीक है। पूरम की जो डेट्स है वो हम कह सकते हैं 18वीं सेंचुरी से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सक्तम थम्पुरम जो महाराज थे उस समय के कोची स्टेट के, उनसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तब से स्टार्ट किया हुआ है। अर्स्टवाइल वर्ड का मतलब ही होता है पहले वाला जो कोची स्टेट था।
MK54 ये लाइट वेट टॉर्पीडो होता है। टॉर्पीडो आपको पता होगा कि एक वेपन टाइप होता है जो आप डिफरेंट जो वेपन डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हो। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि फॉरेन मिलिट्री स्केल इंडिया को 16 MK54 के लाइट वेट जो टॉर्पेडोज है वो सेल करने के लिए। तो इसको हम लोग लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो भी बोलते हैं, मतलब बोला जाता था। इसका वजन तकरीबन 608 पाउंड का होता है, 608 पाउंड्स। और इसका जो वॉर हेड होता है जिसके अंदर रियल जो वो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है वो अराउंड 96.8 पाउंड का होता है, जो कि हाईली एक्सप्लोजिव है। टॉर्पीडोज़ को यूज़ किया जाता है यूएस के सरफेस शिप में, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में एज प्राइमरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, यानी कि सबमरीन को अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है टॉर्पीडोज़ को। तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों को आप। ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे क्या है? एक सर्वे है, ओबिकस सर्वे। रिजर्व बैंक ने किया था। देखो रिजर्व बैंक हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पंचायती राज सिस्टम, एग्रीकल्चर, सोलर, वुमेन, एजुकेशन, ये सब के सब यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। इनके ऊपर कोई भी अपडेट आ रहा हो, इनिशिएटिव आ रहा हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आरबीआई ने एक लेटेस्ट राउंड किया था क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब 1/4, यानी कि 3 महीने में एक बार होता है ये। एक सर्वे है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। इसमें आरबीआई को कुछ वैल्यूएबल इनपुट मिल जाता है ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन अच्छे से कर सके। अभी आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये तो आरबीआई बनाता है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? वो बनाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव टूल्स होता है और एक क्वांटिटेटिव टूल्स होता है। अब आगे आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आरबीआई जो है 2008 से क्वार्टरली बेसिस पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये एक सर्वे करता आ रहा है। तो इस सर्वे के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है कि क्वालिटेटिव डेटा होता है कि कितने नए ऑर्डर रिसीव किए गए रेफरेंस क्वार्टर में, पिछले कुछ जो ऑर्डर थे उनका बैकलॉग कितना रह रहा है, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, इन्वेंट्रीज कितनी है, ठीक है, ब्रेकअप कितना रहा है, फिनिश्ड गुड्स वगैरह कितने हैं। तो गवर्नमेंट को आइडिया लग जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईजिली बना सकते हैं। सिंस कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था तो कुछ और भी ऐसे पेंडेमिक्स हिस्ट्री में आए हैं जिनके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जैसे जस्टिनियन प्लेग आया था 6th सेंचुरी में इजिप्ट के अंदर, ठीक है ना। तो उस समय पर क्या हुआ था, उस समय के जो राजा थे ना उनके नाम पर इस एपिडेमिक को रख दिया गया था। जस्टिनियन थे, ये बाइजेंटाइन एम्परर थे। अब उस आउटब्रेक के अंदर कुछ 25 से 100 मिलियन लोगों के आसपास की डेथ हो गई थी। अभी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख पीपल। तो अब 25 मिलियन से 100 मिलियन तक आप लगा लो कितने लोगों की डेथ हुई थी। ब्लैक डेथ का मतलब, या फिर आप पेस्टिलेंस की बात कर सकते हो। जिन लोगों ने जो डिज्नी हॉटस्टार है उसके ऊपर वो सीरीज़ है ना सुपर गर्ल वाली, सुपरमैन की जो बहन होती हैगी, वो जो सीरीज़ देखी है उनको पता होगा पेस्टिलेंस क्या होता है। सो उसमें एक पेस्टिलेंस करके एक विलेन का रोल होता है। तो ब्लैक डेथ उस समय यूरोप में, एशिया में आई थी 14th सेंचुरी में। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी, 75 से लेकर 200 मिलियन पीपल तक। और स्पेनिश फ्लू ये हुआ था जो लास्ट फेज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक। और उस समय पर आप लोगों को मालूम होगा कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो भी उसी टाइम पर हुआ था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 से 1945 तक। तो जो लास्ट फेज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसके बाद आया था स्पेनिश फ्लू। जो जर्मन्स और ऑस्ट्रियंस थे इनको बहुत बड़ा इसका आउटब्रेक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इसका। किसान रथ मोबाइल ऐप, किसान वाली भी जो चीज़ें होती हैंगी गवर्नमेंट को बहुत पसंद है। सो आप इनके बारे में भी पूरा पढ़ के जाइएगा। किसान रथ यानी कि पेंडेमिक के दौरान जो किसान वगैरह थे अपने जो खेती का जो उन्होंने जो क्रॉप्स वगैरह उगाई थी उसका जो आउटकम था उन सबको मंडीज वगैरह तक ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसके कारण व्हीकल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। देखो क्योंकि गवर्नमेंट को अनाज वगैरह तो चाहिए ही होता है, ठीक है ना, स्टोर करने के लिए। तो उन्होंने इन चीज़ों को अलाउ कर रखा था, लेकिन उनको व्हीकल्स नहीं मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च कर दी कि आप लोग इस ऐप का यूज़ कीजिए और आप व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको डेवलप किया था एनआईसी ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। रेमडेसिविर क्या है? ये एक ड्रग है, इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एक मेडिसिन है जिसको यूएस की जो बायोटेक्निक कंपनी है एक, उन्होंने 2014 में इबोला के केसेस को ट्रीट करने के लिए डेवलप किया था। तो इसको MERS, मर्स यानी कि जो मिडल ईस्ट का जो
ये सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और सार्स जो सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इनको ट्रीट करने की इनके ऊपर ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, और दोनों के दोनों ही कोरोना वायरस फैमिली से होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इनमें कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले थे उस समय। अभी इसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। 35 टॉपिक है हमारे पास, व्हाट आर ब्लेजार्स। ब्लेजार्स ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के, ठीक है ना, थैंक्स टू द एमिशन विच इज़ पावर्ड बाय सुपर साइज ब्लैक होल्स। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ठीक है ना, और अगर आप इसको साइड से देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो जो मोस्ट डिस्टेंस और जो न्यूली डिस्कवर्ड ब्लेजर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइट को एमिट करना स्टार्ट किया था जब यूनिवर्स सिर्फ 1.4 बिलियन ईयर्स पुराना था। प्रीवियसली, इससे पहले जो मोस्ट डिस्टेंट ब्लेजार डिटेक्ट किए गए थे फर्मी के द्वारा, उन्होंने जो लाइट एमिट की थी, ठीक है ना, जो यूनिवर्स था उस समय 2.1 बिलियन ईयर ओल्ड पुराना था। तो ब्लेजर जो है ये एक्टिव गैलेक्सीज के जैसे ही होते हैं, सिमिलर से ही होते हैं। ये अपनी जो एनर्जी है वो एक्वायर करते हैं, जो भी मैटर फॉल करता है ना सेंट्रल सुपरमेसिव ब्लैक होल की तरफ, उससे अपनी एनर्जी को एक्वायर करते हैं। इसका एक स्मॉल पार्ट होता है जो भी ये जो इनफॉलिंग मटेरियल होता है, ये रीडायरेक्ट होता है एक पेयर ऑफ पार्टिकल जेट्स के अंदर, फिर उसका ब्लास्ट होता है डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान देना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। गोवा इज़ नाउ कोविड फ्री। अब ये तो न्यूज़ का कोई पॉइंट नहीं है ना, ये अच्छी न्यूज़ है। बेंगलोर का जो ब्लू वैरायटी ऑफ रेप है, इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का जीआई का टैग मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 के अंदर। एक वैरायटी है फोक्स ग्रेप की, जो कि बेंगलोर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रो किया जाता है। 3 मेजर वैरायटी हैं ग्रेप की स्टेट के कर्नाटक के अंदर। एक तो ये वाली हो गई बेंगलोर की जो ब्लू वैरायटी है, और दूसरी जो बाकी 2 हैं वो है थॉमसन सीडलेस और अनब ए शाही दिलखुश। नाम आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि स्पीशीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। मिल्क टी अलायंस क्या है? एक प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसको थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट यूज़र्स जो थाईलैंड के, ताइवान के, हांगकांग के हैं, इन्होंने सोशल नेटवर्क के ऊपर बनाया। एक अथॉरिटेरिज्म है, ठीक है ना, चाइनीज़ गवर्नमेंट की और उनके सपोर्टर्स की, उसके अगेंस्ट में एक फ्रंट बनाया गया है। बेसिकली एक इनफॉर्मल मूवमेंट है जो कि अपने आप को बचाने के लिए स्टार्ट हुई है। अपने आप को क्यों बचाने के लिए? क्योंकि वहाँ पर जो प्रो चाइनीज़ जो प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी फैलता जा रहा है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई है वहाँ पर पता चला कि हांगकांग के अंदर एक 12 साल की लड़की को भी डिटेन कर लिया गया है, और मतलब एक सस्पिशन के ऊपर, शक के दायरे में रखते हो कि 12 साल के लड़के के पास में कुछ सस्पिशियस चीज़ें हो जानी चाहिए। तो फिर से जो हांगकांग के जो प्रोटेस्ट वगैरह दोबारा से न्यूज़ में आ गएंगे। यूएस का जो ऑयल मार्केट है, उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई थी जब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो कि बेस्ट क्वालिटी का क्रूड ऑयल होता है वो माइनस में चला गया था, -40 बैरल के आसपास तक न्यूयॉर्क में। ये अब तक का जो लोवेस्ट क्रूड ऑयल प्राइस था वो था। जब भी कोई प्राइस माइनस में चला गया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो सेलर है वो बायर को पैसे भी दे रहा है और तेल भी दे रहा है, मतलब कि भाई पैसे भी ले जा और पर ये तेल ले जा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रोडक्शन इतना हाई हो गया है कि मुझे इसको बेचना पड़ेगा। तो आप प्रोडक्शन को बंद कर दो। क्यों अपने घाटे में जा रहे हो कि तेल भी दे रहे हो पैसा भी दे रहे हो? कह रहे कि प्रोडक्शन को बंद करूँगा तो जिस मशीन को मैं मतलब जिससे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ ना, वो मशीन को बंद करके दोबारा स्टार्ट करने का खर्चा उससे ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं पैसा भी दे दूँ और मेरे यहाँ से ऑयल भी ले जाऊँ। तो ये WTI क्या होता है? देखो, ये ऑयल के बेंचमार्क्स होते हैं अलग अलग लोकेशन के, ठीक है ना। अब WTI वाला जो है US के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दुबई ऑयल का भी होता है, फिर एक मेडिटेरेनियन सी के अंदर भी होता है, यूरोपियन ऑयल का भी, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क्स होते हैं ये सेट करने के। ये न्यूज़ में रहा था, मैंने ये डेली न्यूज़ में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। IIT बॉम्बे ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है वर्ल्ड वाइड हेल्प करके, ठीक है ना, ताकि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, हेल्पर्स हो सकते हैं, इन सबको हेल्प प्रोवाइड की जा सके। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कुछ करने का नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक माउंटेन है एल्प्स के अंदर, जो एल्प माउंटेन रेंज है वहाँ पर, मैटरहॉर्न, ठीक है। ये पेनाइन एल्प्स पर सिचुएटेड है जो कि स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर के ऊपर है। 4478 मीटर की इसकी हाइट है। वन ऑफ द हाईएस्ट समिट है ये एल्प्स की और यूरोप की। तो इन्होंने रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि जो मोर देन 1000 मीटर्स इंडियन ट्राइकलर्स था, जिसकी मोर देन 1000 मीटर्स का साइज़ था, वो इन्होंने इस माउंटेन के ऊपर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है ना। किस लिए? वो लोग जो इंडिया के अंदर फाइट कर रहे कोविड-19 से, उनके साथ एक सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। अब सॉलिडेरिटी का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को जो सपोर्ट करता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडेरिटी शो करना।
द पोर्जियो ब्रिज, देखो जितने भी ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जब एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले एक बार गूगल कर लिया करो कि पिछले 1 साल में कौन से ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो द पोर्जियो ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश का, ये बीआरओ ने सिर्फ 27 डेज़ में कंस्ट्रक्ट किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर के एरियाज़ में रोड बनाती है, ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी रोड बनाती है। इस ब्रिज का काम क्या होता है कि जो भी रोड्स जा रहे होते हैं हमारे इंडिया और चाइना का जो LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस तरफ को जो भी रोड जा रखे होते हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए है। सुबनसिरी रिवर के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और सुबनसिरी जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब आपको पता होना चाहिए कौन से रिवर का क्या ओरिजिन है, ट्रिब्यूटरी का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो इनसाइट ने जो भी चीज़ें दी हुई है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर और भी नहीं हो रहे होते, बहुत सारे करंट अफेयर आ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग वही चीज़ें दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। अर्थ डे एक एनुअल इवेंट होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, सपोर्ट करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर। हर साल 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। स्टार्टिंग हुई थी, अमेरिका के एक सेनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, उन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए इसको स्टार्ट किया था 1970s के अंदर। 2020 के अंदर इसकी 50 साल की एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो थीम थी इस बार की क्लाइमेट एक्शन। अर्थ डे का जो एक नेटवर्क है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अर्थ डे के सेलिब्रेशंस को लीड करता है। संयम क्या है, पुणे के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी लोगों को ट्रैक करने के लिए, अभी इसका कोई पॉइंट नहीं है। वर्ल्ड बुक डे, हाँ देख सकते हो, वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे जो, और या फिर आप इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक भी बोल सकते हो, एक एनुअल इवेंट है जिसको यूनेस्को सेलिब्रेट करता है ताकि वर्ल्ड के अंदर रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को प्रमोट किया जाए। पहली बार 1995 में 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला जो बैच था हमारे प्रोबेशनर्स का, उनको जो ट्रेनिंग स्कूल था मेटकैफ हाउस में न्यू दिल्ली में 1947 में, उनको एड्रेस किया था। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये स्टील फ्रेम है इंडिया के, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस दिन का, जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं वो रीडेडिकेट करते हैं खुद को फॉर द कॉज ऑफ द सिटीजन्स और रिन्यू करते हैं अपनी कमिटमेंट पब्लिक सर्विस के लिए। इस दिन प्रधानमंत्री के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो दिए जाते हैं। अवार्ड 3 कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं, यहाँ पर स्टेट्स यूटीज़ होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, और 2006 ऑनवर्ड्स हम लोग ये अवार्ड देते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के अंदर। ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना, पहले न्यूज़ में किया था, कोई बात नहीं। डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन करना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, अडेप्टेशन का, अरे ये सब हो चुका है, कर चुके हैं, तो हम पहले रिपीट हुआ ये। सेप्सिस में क्या होता है, सेप्सिस में क्या होता है बेसिकली जब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि ओवर रिएक्ट कर जाता है, उसको सेप्सिस बोलते हैं। तो बैक टू बैक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है। सिम्टम्स में फीवर होगा, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, बीपी लो हो जाएगा, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगी। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सेप्सिवैक एक ड्रग है सेप्सिस के लिए, इसको टेस्ट किया जाएगा कोविड-19 के लिए। विद्यादान 2.0, देखो कितने सारे एजुकेशन के इनिशिएटिव्स आ चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHRD ने लॉन्च किया था एक नेशनल प्रोग्राम है ई लर्निंग के कंटेंट कंट्रीब्यूशन को लेकर। ये जो कंटेंट है इसको दीक्षा ऐप के ऊपर यूज़ किया जाएगा ताकि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन है कंट्री के अंदर, वो अपनी लर्निंग को एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर सकते हैं। लोगों को इन्वाइट किया गया था कि आप कंटेंट प्रोवाइड करो, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करो, उसको वेरीफाई करेंगे, उसे अपलोड करेंगे। तो इसको ऊपर काम चल रहा है क्योंकि इन्होंने कहा कि पैंडेमिक तो फ्यूचर में भी आ सकते हैं ना, तो आप अच्छा सा खासा कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा जो इंडिया के अंदर कोई भी यूज़ कर पाएगा। कसोवाल ब्रिज क्या है, एक 484 मीटर का लंबा परमानेंट ब्रिज है रिवर रावी के ऊपर जो कनेक्ट करता है कसोवाल एनक्लेव पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर के साथ और बाकी कंट्री के साथ। इसको BRO ने कंडक्ट किया, BRO के ऊपर मैंने आपको अभी बताया भी था ऊपर। कसोवाल का जो एनक्लेव है वो कुछ 35 स्क्वायर किलोमीटर का है। अभी तक ये कनेक्टेड था एक पंटून ब्रिज के साथ जो कि इसका बहुत ही लिमिटेड लोड कैपेसिटी थी। ये जो एनक्लेव है इसको बनाया गया था इसलिए क्योंकि जो रिवर रावी है ना, इट हैज़ रावी बिहाइंड, इसके पीछे रिवर रावी आएगी और इसके आगे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है।
तो कुछ सिमिलर एनक्लेव्स हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में भी, जो कि जो रावी रिवर के आगे पड़ते हैं और फेस करते हैं फिर इंडियन टेरिटरी को। अभी जो पाकिस्तान एनक्लेव्स हैं, जो डेरा बाबा नानक एनक्लेव, जसर एनक्लेव है, ये सारे के सारे इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिए थे 1965 में और 71 के वॉर्स के अंदर। एजुकेशन फॉर जस्टिस, ये भी एक इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है उनका है कि नेक्स्ट जनरेशन को क्राइम प्रिवेंशन के बारे में बताना और कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं लॉ के अंडर उनके बारे में बताने के लिए है। इस इनिशिएटिव का एम है लोगों को बचा के रखना क्राइम से और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना लॉफुलनेस का, ताकि एजुकेशन एक्टिविटीज़ के अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के ऊपर ये लोगों को ये प्रिवेंशन फ्रॉम क्राइम और अबाउट लॉ बताना स्टार्ट कर दें। ये आता है ग्लोबल प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोहा डिक्लेरेशन। ठीक है, टीम मास्क फोर्स एक वीडियो है जिसको BCCI ने क्रिएट किया था, क्रिकेट के जो कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने, जो बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। अभी कुछ काम की चीज़ तो है नहीं तो इसको मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। नूर सैटेलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री की सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रिलीज़ किया था। तो एक ब्रांच है ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ना, ये ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की एक ब्रांच हैगी। तो अब ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट में है, जो मल्टी स्टेज कास्ट रॉकेट है उसके अंदर। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए था क्योंकि जो ईरान है उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन सब इन्होंने एक मिलिट्री जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर दिया। तो फ्यूचर में ये डर हो सकता है कि सैटेलाइट का लोग यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर अटैक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक था ये। खोंजोम डे ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। ट्रिब्यूट देते हैं जो एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 के थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताकि जो मणिपुर थी उसकी फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए। डीप न्यूड्स क्या होते हैं ये? डीप न्यूड जो होते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस होती हैंगी। तो साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं सुपर इम्पोज करने के लिए डिजिटल कॉम्पोजिट को, यानी कि मल्टीमीडिया फाइल्स को असेंबल करते हैंगे और फिर उनसे एक फाइनल वन बनाते हैंगे ऑन टू एन एग्जिस्टिंग वीडियो, फोटो और ऑडियो। कंसर्न ये होता है कि बहुत सारी रियलिस्टिक डीप फेक इमेजेस, ऑडियो और वीडियोज़ होती हैंगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, जिसके कारण मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती है और लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। पंचायती राज दिवस, देखो पंचायत भी UPSC का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, डायरेक्ट आता है सिलेबस में, डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो नेशनल पंचायत डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा 24 अप्रैल को, हर साल मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73rd अमेंडमेंट था वो 24 अप्रैल 1993 को स्टार्ट हुआ था। यहाँ से हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम को, जो कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंथुरियम क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया का, ठीक है। प्योरीफाई करता है सराउंडिंग एयर को, हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोलिन, जाइलिन, एलर्जीज, इन सबको रिप्लेस कर देता है। तो नासा ने इसको लिस्ट ऑफ प्योरीफायर प्लांट्स के अंदर प्लेस कर दिया है। न्यूज़ में क्या था, डी वसीनी बाई जो कि वुमेन इनोवेटर हैं तिरुवनंतपुरम केरला की, उन्होंने ऐसी 10 वेराइटीज़ हैं एंथुरियम की, उनको डेवलप किया है। जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने फैसिलिटेट किया है कि इसका मास मल्टीप्लिकेशन हो, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन हो फॉर हाईली डिमांडेड वेराइटीज़ जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक की हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर के अंदर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया था। इसको प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत को, जहाँ उनके कारण उनके पास एक सिंगल इंटरफेस होगा टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट अपने ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान। तो किसी भी तरह का कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी करने को इस पोर्टल से कर सकेंगे। अब ग्राम पंचायत के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है देखो, ये आप एग्जाम्पल में आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ कर सकते हो। देवनाहल्ली पोमेलो, इन ए बिड टू रिवाइव एंड कंजर्व द देवनाहल्ली पोमेलो एक एंडेंजर्ड सिट्रिक फ्रूट है। जो ऑपरेटर्स हैं कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया है। अपना एक फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम है नमो उरू करके। तो देवनाहल्ली पोमेलो एक फ्रूट है, इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला गया है और इसको स्वीट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्वीट टेस्ट यानी कि इसका जो टेस्ट के नाम से नहीं, इसका जो स्वाद होता है बहुत मीठा होता है, इसलिए इसको जाना जाता है। साइंटिफिक नाम इसका सिट्रस मैक्सिमा है, ठीक है ना। और जो इसमें विटामिन सी, जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन C बहुत ही ज़्यादा होता है, रिचनेस में होता है। वाइल ईच पोमेलो ट्री जो है 24 इंच तक ग्रो करता है पर सीज़न और 50 से 150 ईयर्स तक रहता है। इसकी हाइट जो 25 फीट तक जाती हैगी।
सऊदी अरेबिया ने फ्लॉगिंग को अबॉलिश कर दिया। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कि जो कोड़े मारे जाते थे ना, हंटर से कोड़े मारे जाते थे, तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया है, पनिशमेंट होती है क्राइम की। अब फ्लॉगिंग अबॉलिश हो सका तो जजेस को क्या करना पड़ेगा कि कुछ फ़ाइन वगैरह सेट करने पड़ेंगे, जेल सेंटेंसिंग, जो भी कोई अगर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड चूज़ करना पड़ेगा। तो जो सऊदी अरेबिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के साथ कंप्लाई करना चाहता है और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है उसके अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने इस तरह के इसको अबॉलिश कर दिया है। 2018 में भी सऊदी अरेबिया ने कुछ अच्छे ऐसे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि विमेन ड्राइवर्स के ऊपर बैन हटा दिया था। विमेंस को पहले परमिशन नहीं थी बिना मेल गार्जियंस के पासपोर्ट के अप्लाई करने की, उस चीज़ को भी हटा दिया था उन्होंने। एक यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप बनाया गया है मून का। ये पहला डिजिटल यूनिफाइड और ग्लोबल जियोलॉजिक मैप है मून का। इसको वर्चुअली रिलीज़ किया गया था USGS के द्वारा और नासा के द्वारा, और जो लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट है 22 अप्रैल 2020 को। एक सीमलेस ग्लोबली कंसिस्टेंस है, ठीक है, स्केल जो इसका काफ़ी ज़्यादा है। एक ब्लूप्रिंट होगा फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए, और जो सोर्स होंगे रिसर्च और एनालिसिस के लिए। जो भी कोई लूनर जियोलॉजी में इंटरेस्टेड होगा वो इन मैप को यूज़ करके मून के बारे में स्टडी कर सकता है। टोटल नोबेल्स ऑफ द क्यूरी फैमिली, जो मैरी क्यूरी की जो फैमिली थी उनको टोटल 4 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। कोई भी सिंगल फैमिली जिसको इतने सारे नोबेल प्राइजेस मिले उनमें सबसे टॉप पे ही चल रहे हैं। प्लस उनके एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि हैविंग 3 नोबेल प्राइज़ विनिंग मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि अलग अलग 3 नोबेल प्राइज़ मिले इनको। 1903 के अंदर मैरी क्यूरी को मिला था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर, वो पहली वुमेन बन गई थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1903 में उन्होंने शेयर किया था नोबेल प्राइज़ अपने फेलो रिसर्चर्स पेरी क्यूरी, जो कि उनके हस्बैंड थे, और बैक्यूरेल के साथ अपने कंबाइंड वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। 1911 के अंदर उन्होंने हिस्ट्री बनाई दोबारा, तो पहली वुमेन बन गई जिनको 2 नोबेल अवार्ड मिले थे। 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था उनको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी मिल गया, केमिस्ट्री में मिल गया, ठीक है। उन्होंने मैनेज किया था कि उन्होंने रेडियम को एज ए प्योर मेटल प्रोड्यूस कर लिया था। 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में, वो गया था आयरीन क्यूरी को और उनके हस्बैंड को। आयरीन क्यूरी इनकी डॉटर थे, मतलब सन या डॉटर जो भी थे, हाँ सॉरी डॉटर थे इनके, और उनके हस्बैंड को मिला था एज ए को रिसर्चर फ्रेडरिक जॉलियट को। उनका जॉइंट वर्क था आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो जो मैरी क्यूरी थी उनकी डेथ भी जो रेडियम वगैरह इन्होंने बनाया था ना, उनके रेडिएशन के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। एंड इनके ऊपर एक मूवी भी आने वाली थी अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर, रेडियो एक्टिविटी नाम से ही। आई डोंट थिंक वो रिलीज़ हो पाई अभी तक, बट उसकी डेट तो आ चुकी थी। आए तो देखना, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ होने वाली है वो। रोहतांग पास क्या है? एक माउंटेन पास है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के अंदर हिमालयाज़ में, 51 किलोमीटर के डिस्टेंस का है ये मनाली से। कुल्लू वैली को और लाहौल स्पीति वैलीज़ को हिमाचल प्रदेश की कनेक्ट करता है इंडिया में। मनाली लेह का जो हाईवे है ये NH21 का पार्ट है, ट्रांसफर रोहतांग पास। रिवर रावी जो होती है वो रोहतांग पास के जो कुल्लू हिल्स है वहाँ के वेस्ट से राइज करती है। यमन में जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने अपना एक सेल्फ रूल डिक्लेयर कर लिया है साउथ के अंदर। सेपरेटिस्ट जो हैं उन्होंने एक जो पीस डील थी जो नवंबर में साइन की गई थी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के साथ, उसको ब्रेक कर दिया है। जो कॉलिशन है इसके अंदर UAE के द्वारा बैक किए हुए सेपरेटिस्ट हैं सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के, और सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट फोर्सेस भी हैं। यमन हैज़ बिन डेवेस्टेटेड बाय अ सिविल वॉर, जब जो हूदीज़ और जो गवर्नमेंट के जो बैक्ड कॉलिशन थे उनके कारण जो सिविल वॉर हुआ था उसके कारण यमन में बहुत सारा डेवेस्टेशन भी हुआ था। पिच ब्लैक 2020 क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2020। ये कैंसिल हो गई थी कोविड-19 के कारण। जो लास्ट एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए गए थे। मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है नॉलेज का एक्सचेंज करने की, एक डायनामिक वॉरफेयर फ्रंट के लिए। CERT सर्ट इन क्या है? ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। तो गवर्नमेंट की मैंडेटेड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वो है ये। सर्टिन को क्रिएट किया गया था इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2004 में, और ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? जो भी कंप्यूटर के सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं वल्नरेबिलिटीज़ की, इफेक्टिव IT सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती हैं थ्रू आउट द कंट्री, उन सब के ऊपर रिपोर्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। रूहदार क्या है? एक कोस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर था, अब ये इसकी भी कोई पॉइंट नहीं है। ऑपरेशन शील्ड मैंने आप लोगों को बता दिया था, गवर्नमेंट का था, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया था। एच कार्ड क्या था? एक रोबोट के द्वारा असिस्ट किया हुआ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वॉरियर था, यानी कि एक तरह की मशीन थी। मतलब ये मान लो कि जैसे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा रहे होते हो ना, तो आपके हेल्प करने के लिए नर्स वगैरह होते हैं ना, तो ये एक रोबोट नर्स की तरीके से काम कर रहा था ये,
ठीक है। इसको डेवलप किया था CSIR CMER का जो इंस्टीट्यूट है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में उन्होंने। और एच कार्ड के फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो बस एक रोबोटिक नर्स कह सकते हो आप इसको। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं? ये दो मेन सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो जिनमें कैरेक्टराइज होती हैं वुमेन के। एस्ट्रोजन हेल्प करता है फीमेल को अपने फिजिकल फीचर्स डेवलप करने में और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये सिक्रेट किया जाता है एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो बॉडी प्रोड्यूस करती है सेकंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। मेल की बॉडी में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉलर अमाउंट्स के अंदर होते हैं। केरला की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया है जहाँ पर वो सैलरी कट करना चाहते हैं। तो केरला की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जहाँ पर 25% तक ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। तो जो मेन न्यूज़ में अगर आगे फ्यूचर में आएगा ये क्या हुआ था इसका, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक यहाँ पर ख़त्म होती है पूरी की पूरी वीडियो। थैंक यू। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना UPSC मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है UPSC मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।